हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का 12 फरवरी 2024 को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बोर्ड एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है। इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तीनों वीडियो को, और साथ में ये वाला वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आराम से आपका 80 से लेकर 90 नंबर तक इजीली कवर हो जाएगा। और साथ में जेक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन रिलीज किया गया है उसे भी देखना मत भूलिएगा। वहाँ का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में रिपीटेड क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वायरल क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पूर्णांक तो आप लोगों को पता है 80 का है। 3 घंटे समय दिया जाएगा आप लोगों को, और 12 फरवरी को एग्जाम है। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो लंबा होगा, पूरा देखिएगा, धीरे धीरे करके पूरा देखिएगा, और फिर सभी क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। देखिए, 30 MCQ और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? पहला ऑप्शन देखिए, नेपोलियन का आक्रमण। दूसरा, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति। चौथा ऑप्शन है इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो इसका कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सही आंसर होगा। लास्ट में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था, जिससे आपको पता चले कि आपका तैयारी कितना हुआ और कितना बाकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा बर्लिन, तीसरा प्रसा, चौथा म्यूनिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रसा। ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रसा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 3 नंबर, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा ऑप्शन है 1815, तीसरा ऑप्शन है 1804, चौथा ऑप्शन है 1789। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1815 इसमें वियना की संधि हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर की ओर। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे थे? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा मुंबई, तीसरा बनारस, चौथा भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अहमदाबाद। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, दूसरा असहयोग आंदोलन को, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन को, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, असहयोग आंदोलन को। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है एडिसन ने, दूसरा फिलिप्स ने, तीसरा रूजवेल्ट ने, चौथा हेनरी फोर्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हेनरी फोर्ड ने। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैंने जो सेट आप लोग के लिए अपलोड किया है इंपॉर्टेंट सेट, सभी को देख लीजिएगा। टोटल 4 सेट हो जाएगा। इस वीडियो को मिलाकर चारों सेट को देख लीजिएगा तो आराम से आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा आइलैंड, तीसरा हैम्पशायर, चौथा वर्मोंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लंदन। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 8 नंबर, ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहला ऑप्शन है गुलामगिरी, दूसरा स्त्री धर्म, तीसरा अमर जीवन, और चौथा कथा सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गुलामगिरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी आ सकता है कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस टॉपिक पर लिखा था? तो जाति प्रथा के अत्याचारों पर। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला
9 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश के मैदान, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पर पहाड़ी हो, जहाँ पर ऊंच नीच जमीन हो, वहाँ पर इस प्रकार का खेती होगा सीढ़ी नुमा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, निम्न में से कौन से राज्यों अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है? पहला ऑप्शन है झारखंड और उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीसरा पंजाब और हरियाणा, चौथा केरल और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मध्य प्रदेश और राजस्थान अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मध्य प्रदेश से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है 28%, दूसरा ऑप्शन है 26%, तीसरा ऑप्शन है 24% और चौथा ऑप्शन है 22%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 22% विद्युत ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? पहला ऑप्शन है मध्यम सहायता मूल्य, दूसरा अधिकतम सहायता मूल्य, तीसरा न्यूनतम सहायता मूल्य, चौथा प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूनतम सहायता मूल्य। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? पहला ऑप्शन है तलछट्टी चट्टानें, दूसरा आग्नेय चट्टानें, तीसरा कायांतरित चट्टानें, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तलछट्टी चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो चलिए इसका कमेंट कीजिए आप लोग, क्या सही आंसर होना चाहिए। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा ऑप्शन है राज्य महामार्ग, तीसरा ऑप्शन है स्वर्णिम चतुर्भुज, चौथा ऑप्शन है सीमांत सड़कें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्य महामार्ग। राज्य महामार्ग कहते हैं राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें को। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर, निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? पहला ऑप्शन है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक, चौथा ऑप्शन है पारंपरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा राज्य सूची, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राज्य सूची। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है? पहला ऑप्शन है सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा वर्कर्स पार्टी, तीसरा ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी, चौथा ऑप्शन है नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नेशनलिस्ट पार्टी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए,
नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन। दूसरा, खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह। और तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल। फिर श्रीलंका संघीय शासन प्रणाली। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, ये सुमेल नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है? पहला ऑप्शन है बहुजन समाज, दूसरा क्रांतिकारी लोकतंत्र, तीसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, चौथा आधुनिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। पहला ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार, दूसरा जिम्मेदार सरकार, तीसरा वैध सरकार, चौथा इनमें से सभी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदारी सरकार और वैध सरकार होती है, इसको व्याख्या करें। इस तरीके से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। 22 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 25वें, दूसरा 42वें, तीसरा 44वें और चौथा ऑप्शन है 45वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है नियमित रोजगार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा बेहतर मजदूरी और चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नियमित रोजगार, नियमित रोजगार। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती? तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती है। बैंकिंग ये तो आती है, मधु पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन ये नहीं आती है, ये प्राथमिक क्रिया में है। अध्ययन ये भी तृतीयक क्रिया में है, तृतीयक क्षेत्रक में है। किसी कॉल सेंटर में काम करना ये भी तृतीयक क्षेत्रक में है, लेकिन मधुमक्खी पालन ये प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या हैं? पहला ऑप्शन है रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना, दूसरा 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना, तीसरा गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना और चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है चेक, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा क्रेडिट कार्ड और चौथा डिमांड ड्राफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कह सकते हैं हम लोग, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर की ओर। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 149, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 230 और चौथा ऑप्शन है 140। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 149। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही खालिस्तान है। पहला ऑप्शन है निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? पहला ऑप्शन है दुकानदार, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है आपूर्तिकर्ता, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उपभोक्ता। उपभोक्ता निम्नलिखित में से उपभोक्ता नियम और
विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया है सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए और जितना भी सेट मैंने सेट आपको लोग अपलोड किया है सभी सेट का क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से आएगा, टोटल चारों सेट को देख लीजिएगा और मॉडल क्वेश्चन मिलाकर 5 सेट हो गया, पाँचों सेट को देख लीजिएगा तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबरी क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई 6 का ही आप लोगों को आंसर देना है। तो देखिए 31 नंबर, कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, उसको हम लोग कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, रॉलेट एक्ट क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो इसका उत्तर देखिए, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया एक काला कानून था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको काला कानून ऐसा कुछ भी कहते थे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, टांका क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बस जल संग्रह करने का एक टंकी है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, भारत के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो पहला है देखिए कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, और यहाँ पर आप झारखंड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाटा स्टील प्लांट इतना बड़ा प्लांट है, तो कर्नाटक उड़ीसा 2 लिखिएगा तो भी चलेगा, झारखंड लिखिएगा तो भी चलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर, पितृप्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? पितृप्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, पितृप्रधान इसका शाब्दिक अर्थ जो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिला की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, शहरीकरण किसे कहते हैं? शहरीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। बहुत ही ईजी है, गांव से निकलकर शहर में बस जाएंगे, बस शहरीकरण कहलाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एक से अधिक राष्ट्र में या देश में कोई कंपनी अपना ब्रांच खोला है तो बस वही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबरी की ओर। देखिए यहाँ पर 150 शब्दों में आंसर देना है। 3 नंबरी है तो कम से कम आपको 3 से 4 से 5 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। 3-4 लाइन तो लिखना ही है। देखिए इसमें भी 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें से कोई भी 6 का उत्तर आप लोगों को लिखना है। 39 नंबर का क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया? तो इसका उत्तर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। यूरोपीय देशों के स्वतंत्र वातावरण और लोकतांत्रिक संगठनों का उन पर प्रभाव पड़ा। युद्ध के अनुभवों से उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास हुआ। ख नंबर देखिए, युद्ध व्यय की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर भार आरोपित किए, जिसके परिणाम स्वरूप उपनिवेशों में विकट आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार की आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की कीमतें अप्रत्याशित रूप से
बढ़ गई। आगे देखिए ग नंबर, देश के कई भागों में फसलें नष्ट हो गई थी जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा कई क्षेत्रों में अकाल पड़ गए। इसी बीच फ्लू जैसी महामारी फैल गई जिससे भारी संख्या में लोग मारे गए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने बताया है, आप लोग 2 पॉइंट पे लिखिएगा तो चलेगा, या 3 पॉइंट ही लिख दीजिएगा, लेकिन छोटा छोटा लिखिएगा, ठीक है, एक एक लाइन लिखिएगा काफ़ी रहेगा। और उसके बाद उपयुक्त परिस्थितियों के प्रति सरकार का रूप न सिर्फ उदासीन बल्कि असहयोगात्मक रहा जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में सरकार के प्रति असंतोष और विद्रोह का भाव पनपा और लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूर हुए। फिर देखिए अथवा में क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्यों फैसला किया? असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? तो इसका उत्तर देखिए, असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था। जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी को उसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लेने या वापस लिए जाने के निम्नलिखित कारण थे। क नंबर देखिए, महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे, इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस थाने को आग लगाकर 22 सिपाहियों की हत्या कर डाली तो वह परेशान हो गए। उन्हें विश्वास न रहा कि वे लोगों को शांत रख सकेंगे। ऐसे में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेना ही उचित समझा। फिर देखिए दूसरा कारण, वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज्य स्थापित हो जाएगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे, इसीलिए 1922 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? तो इसका उत्तर देखिए, स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, पॉइंट वाइज लिखना है आप लोगों को आंसर। का नंबर, भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसीलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अधिक संभावना है। फिर देखिए ख नंबर, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में फोटोवोल्टाइक की तकनीक उपलब्ध है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिर देखिए ग नंबर, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, इसीलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर देखिए, पहला कच्चा माल की उपलब्धि, दूसरा शक्ति के विभिन्न साधन, तीसरा अनुकूल जलवायु। ये 3 कारण
या 3 कारक हैं जो किसी भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। फिर देखिए अथवा में क्वेश्चन है, अथवा में रहेगा तो या तो ऊपर का आंसर देना है या फिर नीचे का, दोनों में से एक का आंसर आपको लिखना है। देखिए सीमांत सड़कों का महत्व बताएं, सीमांत सड़कों का महत्व बताना है, छोटा सा आंसर है। देखिए सीमांत सड़कों का महत्व, क नंबर देखिए, ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विशेषकर अगली चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों के प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। फिर देखिए ख नंबर, युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जा सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर की ओर। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले वे स्वयं करते हैं। फिर ख नंबर, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। फिर देखिए ग नंबर, लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नियमों के अनुसार समान रूप से वोट देने का अधिकार उपलब्ध है। फिर देखिए चौथा नंबर, घ नंबर, चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार संविधान द्वारा निश्चित बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों की सीमा में रहते हुए काम करती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखिए अथवा में एक क्वेश्चन है, दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। जिसे देखिए पहला नंबर, किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो पहला क नंबर, विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में वे बैठकें करते हैं, जुलूस निकालते हैं और सूचना अभियान चलाते हैं। केवल जनता को ही नहीं, ऐसे दबाव समूह मीडिया को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि मीडिया उनके मसलों पर ध्यान दे और ऐसे में सरकार और जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। फिर देखिए दूसरा ख नंबर, ऐसे दबाव समूह केवल सूचना अभियान तक ही सीमित नहीं रहते हैं वरन वे धरना भी देते हैं, हड़तालें भी करते हैं और सरकारी कामकाज में बाधा भी डालते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को जल्दी से माने। बहुत से मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ आदि ऐसे ही तरीकों को अपनाते हैं ताकि सरकार पर दबाव बना रहे। फिर देखिए ग नंबर, कुछ दबाव समूह अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने और सरकार को जगाने और सोए हुए को जगाने के लिए महंगे विज्ञापनों का सहारा भी लेते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 44 नंबर, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्यों में एक जैसे विचार होते हैं, एक जैसी नीतियां होती है और जो देश के विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला नंबर देखिए, एक विशेष संगठन। हर एक राजनीतिक दल का एक संगठित ढांचा होता है। नीचे से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारियों को चुनने की विशेष व्यवस्था होती है। दूसरा नंबर देखिए, विचारधारा में एकता। एक सुव्यवस्थित संगठन के साथ किसी भी राजनीतिक दल में विचारधारा की एकता का होना आवश्यक है। हर एक दल के लक्ष्य होते हैं जो वे लोगों के सामने रखते हैं, उनका विश्वास प्राप्त करते हैं और चुनाव जीतने के प्रयत्न करते हैं। फिर देखिए ग नंबर, जीतने के पश्चात अपनी नीतियों पर अमल करना।
हर राजनीतिक दल यदि वह अपनी सरकार बना लेता है उन नीतियों को पूरा करने का प्रयत्न करता है जो उसने अपने अपने घोषणा पत्रों में दे रखी होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? तो इसका उत्तर देखिए, कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क नंबर देखिए, कुछ कर्जदार बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देने में असमर्थ रहते हैं। ख नंबर, कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते। फिर देखिए ग नंबर, कुछ लोग कर्जे के बदले में भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋणाधार उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया? तो देखिए इसका उत्तर पहला, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक व्यापारी और दुकानदार कोई भी गलत काम कर सकते हैं। दूसरा देखिए, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता तब अधिक महसूस हुई जब कुछ बेईमान व्यापारियों ने जन साधारण के जीवन से ही खेलना शुरू कर दिया और घी, तेल, दूध, मक्खन, खोया और मसाले आदि में मिलावट करनी शुरू कर दी। इससे बुरा और क्या हो सकता है? कोई भी सरकार उत्पादकों, व्यापारियों या दुकानदारों की इस उद्दंडता को सहन नहीं कर सकता। अधिक कीमत ले लेना इतना हानिकारक नहीं जितना कि खाने पीने की चीज़ों की मिलावट कर देना। इसलिए उपभोक्ता जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए 47 नंबर, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई अक्सर अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। व्याख्या करें। तो देखिए इसका उत्तर, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान सरकार द्वारा उन सभी प्रतिक्रियाओं और व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया जो राष्ट्रवाद में सीधे संबंधित थे। ख नंबर देखिए, इनमें से अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता मुख्य थे। फिर देखिए ग नंबर, अतः गांधी जी ने जब स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति, प्रेस और संगठन बनाने की स्वतंत्रता को स्वराज का महत्वपूर्ण भाग स्वीकार किया। फिर देखिए चौथा नंबर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वराज की लड़ाई सबसे पहले इन संकटग्रस्त आज़ादी की लड़ाई है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 48 नंबर की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। व्याख्या करें। तो इसका उत्तर देखिए, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। उन्होंने ऐसा निम्नलिखित कारणों से किया। पहला देखिए, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इसलिए उद्योगपति और व्यापारी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, परंतु शहरों में रहकर ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ मजदूर संघ और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी शक्तिशाली थे जो उनके लिए अनेक समस्याएं पैदा कर सकते थे। तो इसीलिए व्यापारी गांव आ गए। गांव में कोई रोक टोक नहीं। ख नंबर देखिए, शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास चीज़ों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दे रखा था। फिर देखिए तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लोग और कारीगर ऐसे सौदागरों के लिए
काम करने को तैयार थे, क्योंकि खुले खेत खत्म होने और कॉमन्स भूमियों की बाड़ाबंदी होने के कारण उनके पास जीने के बहुत कम साधन बचे थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। सामाजिक अंतर कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। क नंबर, जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों से ऊपर और बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। फिर देखिए ख नंबर, अमेरिका में श्वेत तथा अश्वेत नागरिकों के बीच अनेक अंतर हैं, जैसे अश्वेत गरीब हैं, बेघर हैं तथा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार हैं। फिर देखिए ग नंबर, इन सभी अंतरों में नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा अंतर है, अतः नस्लीय भेदभाव ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया है। फिर देखिए घ नंबर, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तथा लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अथवा में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसके पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला नंबर देखिए, सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर अहिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। फिर देखिए दूसरा ख नंबर, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, इनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग दर्रे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा, क्या आप इससे सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दें। तो इसका उत्तर देखिए, जीडीपी से हमारा तात्पर्य तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों के योगफल से है। इसे सकल घरेलू उत्पाद भी कह दिया जाता है। इस प्रकार वे गतिविधियां जिनके द्वारा चीज़ों के निर्माण की अपेक्षा सेवाओं का निर्माण होता है उसे तृतीय क्षेत्रक कहते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। 1973 से, यहाँ पर से होगा, 1973 से 2003 के 30 वर्षों में जीडीपी की वृद्धि में प्राथमिक क्षेत्रक की हिस्सेदारी 25% थी। इसी प्रकार इस काल में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 25% थी। इस काल में तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी कोई 50% थी। यानी कि तृतीय क्षेत्रक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला अथवा क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। उत्तर इसका देखिए, उपभोक्ताओं, उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। इसके कुछ प्रभाव धनात्मक हैं तथा कुछ ऋणात्मक। पहले हम लोग धनात्मक प्रभाव देख लेते हैं। क नंबर, शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद होता है। कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों पर भी इसका प्रभाव धनात्मक होता है। फिर देखिए ग नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने से स्थानीय कंपनियां
समृद्ध हुई। फिर देखिए घ नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग सेवाएं इससे लाभान्वित हुई। फिर देखिए ऋणात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट। क नंबर, छोटे विनिर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर देखिए ख नंबर, कई छोटी इकाइयां बंद हो गई जिससे वहां काम करने वाले बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए। फिर देखिए ग नंबर, छोटे एवं कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट 51 नंबर की ओर। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, पूर्वी घाट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए क नंबर, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ख नंबर देखिए, जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है। फिर देखिए ग नंबर, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8वां में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। तो देखिए इसका उत्तर, राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पानी का अभाव सदा ही एक समस्या बना रहता है। इस तथ्य को सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकों ने अनेक प्रकार के जलाशयों का निर्माण करके इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया। आज भी बहुत से जलाशय हमें राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और सरोवर इस प्रकार हैं। 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल, अजमेर में अनासागर, जयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रहण तथा अभियांत्रिक का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। ये प्रयत्न समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में अनेक बावलियाँ यानी कि सीढ़ियाँ वाले कुआओं का निर्माण किया गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 52 नंबर, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र को पढ़कर दिए गए चिन्हित क्षेत्र के सामने लिखें। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट दिया हुआ रहेगा और बताना है ये क्या क्या है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आप लोगों का, जिससे पहला देखिए नवेली कोयला खान, दूसरा झरिया रानीगंज, तीसरा दिग्बोई और फिर मुंबई हाई और फिर सिंगरेनी। तो यहाँ पर बताना है क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, पहला पॉइंट यहाँ पर है और ये है दिग्बोई। ये आपका दिग्बोई है, ये आपका दिग्बोई है, पहला पॉइंट यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा यहाँ पर है आपका इस जगह पर, और ये आपका झरिया रानीगंज, झरिया रानीगंज। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा आपका नीचे यहाँ पर है, तो ये है आपका सिंगरेनी कहाँ पर है, लास्ट में देखिए सिंगरेनी। फिर देखिए चौथा इधर साइड में है चौथा, तो ये है आपका मुंबई हाई। फिर देखिए लास्ट पांचवा जो बच जाएगा वो तो पांचवा ही रहेगा, नवेली कोयला खान, सबसे नीचे यहाँ पर नवेली कोयला खान। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, मानचित्र में बताना रहेगा कि ये कौन कौन सा स्थान है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा सेट 1, 2, 3, 4 सबको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा मॉडल सेट के साथ, तो 5 हो जाएगा।
पाँचों सेट को पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छा नंबर आएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन मैच किया है मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड किया हूँ उसमें से। और बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।